नमस्कार। आज सभी प्रिय विद्यार्थियों को हम यूनिट 6 और 7 की ऊपर चर्चा करेंगे, ब्लॉक 2 की। और इसमें यूनिट 6 में निर्मल कुमार बोस को के ऊपर केंद्रित है ये इकाई, और यूनिट 7 वेरियल एल्विन के ऊपर यह इकाई है। यद्यपि कि पिछले हमारे लेक्चर में हमने वेरियर एल्विन को भी के ऊपर भी चर्चा की थी, लेकिन आज हम एन के बोस यूनिट 6 को के ऊपर चर्चा करेंगे। और आशा है आप सभी इसमें रुचि लेकर निर्मल कुमार बोस, जिनको एन के बोस कहते हैं संक्षेप में या ब्रीफ में एन के भी कहा जाता था, निर्मल कुमार बोस का क्या योगदान मानव शास्त्र तथा समाज शास्त्र में रहा। और वो उनका नॉट ओनली मानव शास्त्र या समाज शास्त्र में, परंतु देश के समाज को, देश में भारत के समाज और विशेष रूप से जनजातीय समाज को समझने में और उनके संदर्भ में जो नीतियां बनी सरकार द्वारा, उन नीतियों के निर्माण में क्या योगदान रहा है, इसकी चर्चा हम संक्षेप में करेंगे। चलते हैं निर्मल कुमार बोस के बारे में जानने के लिए। और निर्मल कुमार बोस बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, और अगर हम संक्षेप में कहें तो निर्मल कुमार बोस को हम एक ऐसे विद्वान के रूप में जानते हैं जो सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास को पढ़ने वाले विद्वान थे। उनके पास राजनीति विज्ञान का भी अध्ययन था। उन्होंने आर्किटेक्चर और ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर भी अपना अध्ययन किया। तो वो काफी वैज्ञानिक जिज्ञासा के व्यक्ति थे, और उनका जो टोटल कहा जाए कि दृष्टिकोण बना, वो मूलतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत के समाज को, भारतीय हिंदू समाज तथा भारतीय जनजातीय समाज को समझने में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस तरह से एन के बोस का हम सबसे पहले जीवन परिचय जान ले कि एन के बोस कहाँ से आते थे और उनका क्या उनके जीवन के ऊपर क्या किन लोगों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो एन के बोस, जिनको निर्मल कुमार बोस कहा जाता है, निर्मल कुमार बोस कोलकाता में 1901 में जन्मे। और 1901 में कोलकाता में जो आज कोलकाता जो जिसे कहा जा रहा है, वो कोलकाता में जन्मे निर्मल कुमार बोस के पिता पेशे से डॉक्टर थे, और उनका नाम था बिमन बिहारी बोस। बिमन बिहारी बोस जो थे वो पेशे से डॉक्टर थे, और उनकी जो पत्नी थी, जिनको हम किरण शशि देवी के नाम से जानते हैं। किरण शशि देवी एक संस्कारी गृहिणी थी, और बहुत ही जिसको कहते हैं डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड उनका जीवन था, और बहुत ही संयमित तरीके से और बड़ी भारतीय परंपराओं में जीने वाली कुशल गृहिणी थी। और उनका प्रभाव, उनके डिसिप्लिन का प्रभाव, उनके आचरण का प्रभाव निर्मल कुमार बोस के जीवन पे महत्वपूर्ण रूप से पड़ता है। और निर्मल कुमार बोस जो थे वो प्रारंभ में एक खिलाड़ी के रूप में उनकी रुचि थी। वो स्पोर्ट्स में काफी रुचि लेते थे। और बोस साहब जो थे वो उनकी शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उड़ीसा, बिहार और बंगाल के विद्यालयों में हुई, और उनके पास बंगाली, अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान था। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ साइंस किया एंथ्रोपोलॉजी विषय में, और उसके पहले उन्होंने बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी में
ऑनर्स इन ज्योग्राफी क्या कहा जाए, जियोलॉजी में, जियोलॉजी ऑनर्स इन जियोलॉजी, बीएससी ऑनर्स इन जियोलॉजी किया, और उसके बाद एमएससी इन एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। ये उनकी पढ़ाई का संक्षिप्त विवरण है। और उनकी जो मास्टर्स डिग्री है सन 1925 में पूर्ण हुई। 1925 में अगर आप सबको याद होगा, ये वह वर्ष है 1920 से, जब महात्मा गांधी 21 से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रकट हो चुके थे और उनका प्रभाव बढ़ रहा था। और 1924 और 25 तक तो उनके नाम से बहुत सारे लोग परिचित हो चुके थे, जानने लगे थे कि गांधी जी कौन है और गांधी जी क्या चाहते हैं, और गांधी जी का के नेतृत्व में तमाम लोग जुड़ने लग गए थे। तो उसी में एन के बोस भी संपर्क में आए, और निर्मल कुमार बोस जो थे वो गांधी के लिटरेचर को अपने मास्टर्स तक करते करते उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा, गांधी जो लिख रहे थे उसको वो पढ़ रहे थे। और गांधी के लिटरेचर से, गांधी के साहित्य से, गांधी की लेखनी से निर्मल कुमार बोस बहुत प्रभावित हुए। और उन्होंने 1930 में गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी के दो कार्यक्रम थे। उसमें एक खादी संघ और दूसरा शिक्षा घर नाम का जो कार्यक्रम था, जिसमें शिक्षा घर में एडल्ट लिटरेसी सेंटर्स बनाए थे गांधी ने, और दूसरी तरफ जो खादी संघ के रूप में हर गांव में खादी का के माध्यम से कपड़े का निर्माण करना, सूत काट कर, और खादी चरखे के माध्यम से लोगों को जोड़ने की जो बात थी गांधी के कार्यक्रम में, उससे प्रारंभ में निर्मल कुमार बोस जुड़ते हैं। और निर्मल कुमार बोस ने बहुत एक्टिव योगदान दिया 1925 से लेकर 1930 तक। गांधी के कार्यक्रमों में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे, और उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन सिविल ओबीडियंस मूवमेंट में देखने को मिलता है। और उसमें वो 1930 से 1932 के दौरान जेल में बंद हुए। वही सिविल ओबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो अंग्रेजों ने उनको जेल दी, और जेल में वे 2 साल रहे। और जेल में वो सूरी तथा दमदम जो कोलकाता में है सेंट्रल जेल, उसमें वो रहे। और 1934 में ही गांधी जी से उनका पहला जो मतलब पहली मीटिंग हुई या पहला मिलन है, वो गांधी जी में के वर्धा में सेवा आश्रम में, गांधी के सेवा आश्रम में ये पहली बार 1934 में मिलते हैं। और उसके गांधी से मिलने के बाद इनके ऊपर जो गांधी का प्रभाव है वो बहुत ही गहरा पड़ता है। और वो गांधी से 1934 से गांधी के साथ 1938 तक वो कलकत्ता में और वर्धा में गांधी जी के साथ, गांधी जी के द्वारा दिए गए कार्यक्रमों के में जुड़कर कार्य करने लगे। उसके बाद 1938 में उन्होंने अपनी अकादमिक यात्रा पुनः शुरू करी, और कलकत्ता विश्वविद्यालय में वो शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए 1938 में। और 1938 में वो उन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। और कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ज्वाइन करने के बाद बहुत दिन, आप जानते हैं 38 के बाद 1940 और 42 में अगस्त क्रांति गांधी के आह्वान पे जो हुई, उससे पुनः वो फिर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे। और 1942 से 45 तक वो अगस्त क्रांति का जो आंदोलन था उससे वो पुनः जुड़ गए, और उन्हें उनके इस कार्यों की वजह से डिबार किया गया विश्वविद्यालय से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। और वो अब की बार वो जब जेल भेजे गए तो कैटेगरी ए के प्रिजनर के रूप में थे, यानी जो कैटेगरी ए के प्रिजनर होते थे वो को
माना जाता था। तो प्रमुख नेताओं तरह से वे जेल गए 1942 से 45 के दौरान। और जब 1946 में वो वहाँ से 46 में बाहर रहते हैं, तो बाहर आते हैं पॉलिटिकल प्रिजन से। तो उसके बाद उन्होंने पुनः कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कल्चरल ज्योग्राफी विषय के में प्रोफेसर के रूप में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिर से पुनः नियुक्ति हुई उनकी, और उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया। और उसके बाद वो 1946 से गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में काम करने लगे। और गांधी जी महात्मा गांधी के 1947 सितंबर तक उन्होंने महात्मा गांधी के सानिध्य में उनके राजनीतिक सचिव के रूप में काम किया। और उसके बाद तो गांधी की मृत्यु के बाद और गांधी की मृत्यु के बाद नहीं, गांधी के समझ लीजिए, गांधी जी जब 19 देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय जब गांधी नोआखाली में दंगा पीड़ितों के दुख को बांटने के लिए, उन दंगाइयों को रोकने के लिए वहां पर थे, तो उनके साथ निर्मल कुमार बोस भी थे। और निर्मल कुमार बोस का गांधी के साथ बहुत गहरा रिश्ता बन पड़ा। और वो उन जब तक गांधी जीवित रहे तब तक निर्मल कुमार बोस गांधी जी के साथ ही अपने कार्यकलाप करते रहे। तो ये उनका एक गांधी और जो कहा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ का रिश्ता है। यानी 1925 में एमएससी करने के बाद से लेकर 1948 तक बड़ा गहरा रिश्ता है। और इसी दौरान उन्होंने अपने को एक शिक्षक के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी स्थापित किया, और दो बार वो प्रोफेसर के रूप में वहां पे नियुक्त हुए और कार्य किया। ये जो उनका प्रारंभिक जीवन काल है, उसमें स्वतंत्रता आंदोलन में वो बहुत यंग एज से चूंकि जुड़ गए थे, तो उनका कुछ समय उसमें बाधित हुआ जरूर। लेकिन उनकी सबसे तारीफ की बात यह कि उन्होंने वैज्ञानिक रुचि बनाए रखी, और साथ ही साथ उनका लिटरेरी वर्क यानी साहित्यिक कार्य भी साथ साथ चलता रहा। तो वो जेल भी गए और स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों के साथ जुड़ कर कार्य भी करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ वे वैज्ञानिक और साहित्यिक कार्यकलापों में भी लिप्त रहे। यह उनके व्यक्तित्व की असाधारण क्षमता थी कि उन्होंने बैलेंस बनाया। तो गांधी जी के सेक्रेटरी के रूप में भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा और वो जानने की कोशिश की। गांधी की ऊपर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, सेलेक्टिव राइटिंग्स ऑफ महात्मा गांधी के नाम से, जो उन्होंने संपादित की गांधी की राइटिंग्स को लिखकर उसके ऊपर। उसके बाद उनकी कई पुस्तकें हैं, निर्मल कुमार बोस की हिंदू सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर एक किताब बहुत महत्वपूर्ण किताब है, और ट्राइबल उसके ऊपर किताबें हैं। तो बहुत मौलिक काम करने वाले निर्मल कुमार बोस समाजशास्त्र, मानव शास्त्र और जो सांस्कृतिक इतिहास है, कल्चरल हिस्ट्री है, उसके विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। वैसे वो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने के साथ साथ वो विदेशों में भी उन्होंने कुछ अध्यापन और अध्ययन के कार्य किए। और उसके उपरांत उन्हें 1959 से 64 यानी 5 वर्ष का एक टर्म डायरेक्टर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो पंडित नेहरू के कार्यकाल में स्थापित हुआ, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो निदेशक भी नियुक्त हुए। और इतना ही नहीं, उन्होंने 1967 से 70 के मध्य कमिश्नर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, भारत सरकार का शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एक जो कमिश्नरेट बना, कब उसमें उन्होंने कमिश्नर के रूप में कार्य किया। तो उनके पास एक शिक्षक होने का अनुभव, और दूसरी तरफ शोधार्थी होने का अनुभव, और तीसरी तरफ प्रशासनिक पद पे कार्य करने का अनुभव भी रहा। उन्होंने भारत सरकार के 2
महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और जिसमें हमने आपको बताया कि डायरेक्टर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा कमिश्नर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इस तरह से हमारे निर्मल कुमार बोस जी का जीवन परिचय है। निर्मल कुमार बोस जी को उनके अच्छे कार्यों के लिए, वैज्ञानिक कार्यों के लिए, जिसमें मानव शास्त्रीय समझ के लिए उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार भी दिया गया, जिसको हम एनंडेल गोल्ड मेडल कहते हैं। वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने 1948 में दिया और वो प्रेसिडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी सेक्शन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो एक सेक्शन होता है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी, उसके वो प्रेसिडेंट भी नियुक्त हुए। और इतना ही नहीं, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारत में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया में वो नेशनल फेलो के रूप में 1955 में नियुक्त हुए। और सबसे महत्वपूर्ण उनको पुरस्कार भारत सरकार ने नवाजा 1966 में पद्म श्री के रूप में। उन्हें पद्मश्री दिया भारत सरकार ने 1966 में। तो इस तरीके से एन के बोस बहुत ही अलंकृत, यानी बहुत ही डेकोरेटिव पुरस्कारों के साथ विभिन्न पदों पे कार्य करने वाले मानव शास्त्री और समाजशास्त्री हैं। और उन्होंने भारत में भारतीय समाज और जनजाति समाज के अध्ययन और अध्यापन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये तो उनकी जो बायोग्राफिकल परिचय है, जो उनका जीवन परिचय है, वो मैंने आपके सामने रखा। तो अब आप चलते हैं हम लोग उनके जो केंद्रीय विचार हैं, जो उनके सेंट्रल आइडियाज हैं, उनकी तरफ। उन्होंने किया उनके जो काम है उसमें क्या मुख्य रूप से सामने है, वो हम आपको बताएंगे। उनकी जो 3-4 किताबें हैं, उन किताबों के आधार पे उनके कार्यों की समीक्षा करते हैं। 3 किताबें हैं, बंगाली किताबें, बंगाली भाषा में लिखी, मैबनो प्राचीन, अ, दूसरा है परिव्राजकर डायरी, और तीसरा हिंदू समाजेर गार्बन, यानी हिंदू समाज संरचना। और ये तीनों किताबें उनकी अंग्रेजी में बाद में आई, इंग्लिश ट्रांसलेशन के रूप में आई, जिसमें उन्होंने हिंदू सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर अपना, सिविलाइजेशन के ऊपर अपना दृष्टिकोण एक इथनोग्राफर के रूप में, इंडोलॉजी के एक्सपर्ट के रूप में, तथा इतिहास के विद्वान के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसको समझने के लिए हम लोग एक एक करके अब चर्चा करेंगे। जो निर्मल कुमार बोस की अध्ययन की पद्धति है, जिसको मैंने अभी प्रारंभ में ही कहा, वैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि वो विज्ञान के छात्र रहे और विज्ञान से प्रभावित होकर उन्होंने समाज का और जनजातियों का अध्ययन किया, भारतीय समाज का अध्ययन किया। उसमें उनकी जो समाज के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण है, वो क्या है और उसके लिए पद्धतियां क्या इस्तेमाल की हैं, ये जानने के लिए हम आपसे कुछ छोटी सी चर्चा करेंगे। वो ये कह रहे थे कि ह्यूमन सोसाइटी को हम उसकी फेस वैल्यू के ऊपर, या जो दिख रहा है या जो बताया गया या जो लोगों से सुन लिया हमने, या जो लिखा है, पूर्व में लिखा गया, उस पे मान कर हम वही ज्ञान को आगे बढ़ा दें, यह उचित नहीं होगा। उनका कहना था कि हमें विज्ञान की तरह से वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करके समाज को समझना होगा। और इसलिए उन्होंने जो फेस वैल्यू पे आधारित, इंफॉर्मेशन पे आधारित जो ज्ञान है, उसको उन्होंने नकारा और उन्होंने कहा नहीं, हमें ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो अध्ययन है, मतलब हम जब तक अवलोकन न करें तब
या फील्ड वर्क ना करें, हम खुद फील्ड में जाकर समाज को स्वयं देखें ना, और बिना देखे अगर हम अध्ययन कर देंगे या तो वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने इथनोग्राफी को, ऑब्जर्वेशन को टूल बनाया समाज को समझने के लिए, और इसीलिए उसको वैज्ञानिक कहा गया। और वो वैज्ञानिक अध्ययन की बात कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि हिंदू सिविलाइजेशन को समझने के लिए हिंदू समाज में जाकर अवलोकन करना पड़ेगा, और हिंदू समाज में जाकर उसको देखना पड़ेगा इथनोग्राफी के माध्यम से, तमाम टूल्स के माध्यम से, आर्कियोलॉजी के तमाम तरीकों से, पद्धतियों से हम समाज को पढ़ें, और समाज को वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक कसौटी पर कसकर तब कुछ निष्कर्ष निकालें, तब कुछ समझ पैदा करें। ये उसको, उसके लिए वो जाने जाते हैं। और उसी के में उन्होंने ये कहा कि ये जो हम आइडियाज़ होते हैं या अनुभव होते हैं, इसको सीधे-सीधे हम जब तक फील्ड में जाके एक्सपीरियंस को देखेंगे नहीं, फील्ड में जाकर फील्ड का मतलब है जब तक क्षेत्र में नहीं जाएँगे, समाज में नहीं जाएँगे, और बिना गए अगर हम कुछ परिकल्पना कर लेंगे, सोच पे कुछ निष्कर्ष बनाने लगेंगे, वो गलत होगा, और वो वैज्ञानिक ज्ञान नहीं होगा, साइंटिफिक नॉलेज नहीं होगी। इसलिए वो समाज के अध्ययन के लिए, साइंटिफिक नॉलेज के लिए वो ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं, इथनोग्राफी की बात कर रहे हैं, टूल्स की बात कर रहे हैं, आर्कियोलॉजी के अंदर तमाम पद्धतियों की बात कर रहे हैं। उन पद्धतियों को अपनाकर हम इथनोग्राफिक डेटा की बात कर रहे हैं, और तब वो कह रहे हैं कि हम और उन्होंने अपने अध्ययन में उड़ीसा तथा छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाली जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों का स्वयं जाकर फील्ड में अध्ययन किया, इथनोग्राफी डेटा कलेक्ट किया, और उसके आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। तो यानी वो कहने का अभिप्राय कि वो वैज्ञानिक अध्ययन की बात कर रहे थे। उनकी अप्रोच, उनकी मेथोडोलॉजी साइंटिफिक थी। वो साइंटिफिक जिसको वो फील्ड में जाकर अपने द्वारा खुद अनुभव के आधार पे एकत्रित करके आंकड़ों को, तथ्यों को, और उसके ऊपर निष्कर्ष निकाल कर कुछ बात करने की बात कह रहे हैं। तो वो उनकी एक मेथोडोलॉजी वैज्ञानिक है। इसलिए उन्होंने मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के महत्व की चर्चा की, और उसी के आधार पर उन्होंने स्वयं भी अपने अध्ययन किए, और उन अध्ययनों को उन्होंने अपने समझ का एक आधार बनाया। और अब आइए बात कि वो, ये तो हुआ कि उनकी जो मेथड्स हैं, उनके जो तरीके हैं। दूसरी तरफ वो भारतीय समाज को उसकी सभ्यता के संदर्भ में कैसे समझते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी को उसके सिविलाइजेशनल व्यू के आधार पे समझना होगा। और वो ये जो ज्ञान है, या ये जो बात है, या ये जो तर्क है, वो अपनी पुस्तक स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, यानी हिंदू समाज की संरचना नामक पुस्तक में प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं, उनकी उनकी जो ये किताब है, हिंदू सोसाइटी की संरचना, इस स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, उसके 3 भाग देखने में आते हैं। उसकी पूरी किताब को अगर पढ़ें और समझने की कोशिश करें, तो पूरी किताब में 3 परिप्रेक्ष्य या 3 दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं। एक तो है, फर्स्ट पार्ट जो है, वो उनका उनके जो, वही मैंने कहा कि इथनोग्राफी, और जो उनके टूल्स को इस्तेमाल करके जो उन्होंने समझा है, जो मटेरियल्स बेस्ड है, फील्ड वर्क पे आधारित जो उन्होंने तथ्य मटेरियल इकट्ठे किए, उसके आधार पे विवेचना है। तो पहले किताब का पक्ष, या हिंदू समाज को समझाने का पहला पक्ष उनका फील्ड बेस्ड मटेरियल है। दूसरा, वो दूसरा पक्ष उन्होंने इंडोलॉजिकल लिया, जो परंपरा, जो 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 पूर्व में लिखे हुए पुस्तकें हैं, ज्ञान है, पुराण से लेकर जितने भी एंशिएंट लिटरेचर है, उससे जो ज्ञान मिला हिंदू समाज के संदर्भ में,
उसकी संरचना के संदर्भ में, वो दूसरा पक्ष उन्होंने रखा, जिसको हम अंग्रेजी में इंडोलॉजी कहते हैं, भारतीयता का ज्ञान, यानी भारत इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो 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 इंडियन पर्सपेक्टिव है, जो जिसको कहा गया कि जो भारत की परंपरा और जो जो उनकी ज्ञान परंपरा है, परंपरा भी नहीं, ज्ञान परंपरा के संदर्भ से जो लिखा गया वो या समझा गया, वो उसको इंडोलॉजी कहते हैं। तो सेकंड पार्ट ऑफ हिज बुक और द सेकंड फोकस ऑफ हिज बुक जो है वो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। और तीसरा जो है वो सोशल हिस्ट्री, यानी सामाजिक इतिहास। तो सामाजिक बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हिस्ट्री के लेख, इतिहासकारों का संदर्भ भी मिलता है जिसमें भारतीय समाज की संरचना या भारतीय समाज की प्रकृति के बारे में चर्चा की गई है। तो भारतीय समाज को समझने के लिए तीसरा खंड है सामाजिक इतिहास। तो भारतीय सामाजिक या भारतीय भी नहीं बल्कि हिंदू समाज व्यवस्था या हिंदू समाज संरचना को समझने के 3 आयाम उन्होंने अपनी किताब में प्रस्तुत किए। एक तो फील्ड वर्क बेस्ड डेटा, यानी तथ्यों को जाके खुद एकत्रित करके जो कुछ भी पाया उस पे। दूसरा इंडोलॉजिकल नॉलेज, और तीसरा सोशल हिस्ट्री। तो ये 3 डायमेंशन से मिलाकर हिंदू समाज को समझने की बात निर्मल कुमार बोस कर रहे हैं। तो निर्मल कुमार बोस की ये जो किताब है, इसमें तीनों पक्ष दिखाई पड़ते हैं। हमने बताया कि निर्मल कुमार बोस स्वयं फील्ड में जाते थे। उड़ीसा और छोटा नागपुर की कुछ जनजातियों का उन्होंने स्वयं अध्ययन किया। तो जुआंग ट्राइब्स जो है उड़ीसा में, उसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते थे। मतलब जो जो खेती और किसानी में एक कल्टीवेशन का तरीका होता है, शिफ्ट करता रहता है। तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के रूप में जुआंग जनजाति के लोग माने जाते हैं। तो उस जुआंग जनजाति में उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करी। तो उसका उन्होंने जाकर फील्ड में डेटा कलेक्ट किया और उससे निकाला कि वो लोग किस तरह से हिंदुइज्म, जो हिंदू व्यवस्था है, हिंदू सामाजिक संरचना है, उसमें वो कहाँ पर फिट बैठते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू रिलीजियस आइडियाज हैं, यानी हिंदू धार्मिक विचार हैं, धर्म संबंधी हिंदू विचार हैं, वो किस तरह से जुआंग जनजाति के लोगों में की संस्कृति में समाविष्ट हो रहे हैं, यानी उसमें मिल जा रहे हैं। और उसको उन्होंने ये कहा कि वो हिंदू तो नहीं है जनजाति वाले लोग, लेकिन हिंदू धार्मिक विचारों से प्रभावित हैं। तो उनकी सांस्कृतिक जीवन में हिंदू धार्मिक विचारों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, ये बात वो कह रहे हैं। और उसके कई उदाहरण उन्होंने कहा, जैसे प्रातः काल में स्नान करना, या सूर्य को जल देना, या सूखे चावल का अर्पण करना, या सत्य शब्द है, देवता शब्द है, धर्म शब्द है, इन सब का वो लोग भी प्रयोग करते थे, वो जनजाति के लोग। तो ये सब हिंदू समाज, हिंदू हिंदू धर्म या हिंदू धार्मिक विचारों का के अंग है। ये सब हिंदू धर्म में ये बातें कही गई, इनका भी तो इस्तेमाल जुआंग जनजाति के लोग कर रहे हैं। तो ये कह देना कि जुआंग जनजाति हिंदू है या नहीं है, ये इसके ऊपर वो एक प्रश्न कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि माना कि वो जनजातियां हैं, लेकिन उनके ऊपर ये हिंदू धर्म का और धार्मिक विचारों का उनकी संस्कृति के ऊपर प्रभाव पड़ा है। इस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि जनजातियों को समझने के लिए जो जो ब्राह्मणिकल मॉडल है, ये ब्राह्मण समाज व्यवस्था है, ये हिंदू धर्म के अंदर ये ब्राह्मण जो एक ऑर्डर के रूप में, ब्राह्मणिकल ऑर्डर के रूप में हिंदू समाज व्यवस्था में चीजें बताई गई हैं, उसको जनजातियों में वो मेजर कर रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो किस तरीके से वहां पे भी उनकी सांस्कृतिक व्यवस्था में विद्यमान है। इसी तरह से वो ये कह रहे हैं कि माना कि जनजातियां
में जो विवाह है उनका एक अपने तरीके हैं, या भाषा उनकी अलग है, या उनके खान-पान के उनके फ्यूनरल के मतलब अंत्येष्टि के अपने तरीके हैं। लेकिन वो बीफ भी खा रहे हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी वो हिंदू धार्मिक प्रवृत्तियों से कहीं न कहीं अ, प्रभावित हैं, और वो अछूते नहीं हैं। उन्हें कहीं न कहीं उनके जो हिंदुइज़्म है या हिंदू रिलीजियस थॉट्स हैं, वो उसको वो एब्ज़ॉर्ब करती हुई समाज दिखाई पड़ रहा है। तो हिंदू कास्ट बेस्ड सोसाइटी तो वो अलग है, और जनजातीय समाज अलग है, लेकिन कहीं न कहीं हिंदू विचारों का, हिंदू धार्मिक अनुभवों का प्रभाव वहाँ पर देखने को मिलता है। तो आर्यन और ब्राह्मणिकल सिविलाइजेशन को वो ये जो जनजातीय समाजों में उसका प्रभाव देख रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुंडास और ओरांव की, या जुआंग है, या सवारास है, ये जो जनजातियां हैं, ये कहीं न कहीं हिंदू समाज व्यवस्था या सामाजिक संरचना से प्रभावित है। इस तरीके से वो हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो ट्राइबल्स का ये जो जनजातियां हैं, ये किस प्रकार से हिंदू हिंदू पद्धतियों को एब्ज़ॉर्ब कर ले रही हैं, यानी उनको उनको पूर्ण रूप से अपने में अब अपने में स्वीकार रही हैं, एब्ज़ॉर्ब कर रही हैं। उसकी बात वो निर्मल कुमार बोस कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जो हिंदू समाज में मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं, यानी जो हाशिए पे लोग हैं, उनके अ, उनके ऊपर हिंदू समाज व्यवस्था या ब्राह्मणिकल मॉडल का प्रभाव देखने की बात कर रहे हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि जैसे हिंदू समाज व्यवस्था में, या हिंदू धर्म में, या हिंदू जाति व्यवस्था में कुछ जातियां हैं, जैसे अहीर है, लोहार है, मीधास है, ये सब लोग को अध्ययन करो तो लगेगा कि ये लोग भी ट्राइबल यानी जनजातीय लोगों की ही तरह ये भी अपना जीवन चलाते हैं। अपने जीवन में जो सेलिब्रेशंस हैं, वे सब जनजातीय समाजों से मिलते-जुलते हैं, लेकिन कहने को ये लोग हिंदू हैं। तो कहीं न कहीं जनजातीय समूहों और जनजातीय लोगों का जो कुछ सांस्कृतिक पक्ष है, और हिंदू समाज व्यवस्था का ब्राह्मणिकल और मॉडल है, वो कहीं न कहीं मिक्स होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये डिस्टिंक्शन कर पाना कि कौन किसमें प्रभाव दे रहा है, यह समझना होगा, और इसी को वो सभ्यता के संदर्भ में, सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव में हिंदू समाज व्यवस्था को देखने की बात कह रहे हैं। आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि जो 2 तरह के सामाजिक संगठन हैं, सोशल ऑर्गनाइजेशंस हैं, जिनके 2 मोड वो बता रहे हैं। एक तो ब्राह्मणिकल मोड, और दूसरा ट्राइबल मोड। ये जो ब्राह्मणिकल मोड है, ये हिंदू समाज व्यवस्था जो शहरों में, और हिंदू हिंदू उन परिवारों में जो लोग हिंदू समाज व्यवस्था को के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसी व्यवस्था के अंतर्गत अपने को कहकर समाज को संगठित करके रह रहे हैं। एक वो लोग हैं जो कंप्लीटली ब्राह्मणिकल ऑर्डर में हिंदू सामाजिक संरचना या हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्राइबल मॉडल है, ट्राइबल मोड है। वो कह रहे हैं कि भारत में सामाजिक संगठन का एक मोड, एक तरीका ट्राइबल तरीका भी है, ट्राइबल मोड है, जिनमें वो सब वहाँ पर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं है, सब लोग मिक्स एक जैसे लोग हैं। सबके एक ही जैसे मैरिज के तरीके हैं, फ्यूनरल के तरीके हैं, खाने के तरीके, लेकिन सबके ऊपर ये हिंदू ब्राह्मणिकल मॉडल का कुछ ना कुछ प्रभाव है। तो ये भारत के समाज को समझने के लिए उन्होंने क्लियरली 2 तरह के पक्ष रखे। एक ब्राह्मणिकल मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदू सोशल ऑर्डर, दूसरी तरफ उन्होंने ट्राइबल मोड ऑफ और ट्राइबल मोड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी। तो ये जो है, ये वो अ, बोस तभी कर पाए जब उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन फील्ड में जाकर किया।
और अपने फ़ील्ड में यानी क्षेत्र में जाकर जब वैज्ञानिक अध्ययन करा, लंबे समय तक वो वहाँ पर रहे और उन्होंने चीज़ों को देखा, तो ये देखा कि इस प्रकार के 2 मॉडल हैं। और ट्राइबल्स में उन्होंने ये भी देखा कि कुछ ट्राइबल्स जो एडवांस हैं, जो हिंदूज़ समाज से बहुत नज़दीक आ गए, उसमें उन्होंने देखा कि वो लोग न जो म जो म कहा जाए कि सुपीरियर टेक्नोलॉजिकल टूल्स की बात कर रहे थे। जो जो तकनीकी हाँ, प्रौद्योगिकी के संदर्भ में उनकी जो तरीके हैं वो सर्वोत्तम है या उत्कृष्ट हैं, सुपीरियर है। उत्कृष्ट तकनीकी या प्रौद्योगिकी के जो तरीके उन्होंने अपनाए हैं, उससे वो एडवांस हो गए हैं। और जो ट्राइब्स तकनीकी के क्षेत्र में पिछड़ी हैं, वो ज़्यादा पिछड़ी हुई जनजातियाँ, तो जनजातियों में भी ये जो टेक्नोलॉजिकल बेस को वो मानते हुए कि जो जनजातियाँ ज़्यादा प्रौद्योगिकी तरीकों को अपनाती हैं, टेक्नोलॉजिकल बेस को आगे अपने साथ जीवन में इस्तेमाल करती हैं, वो ज़्यादा नज़दीक हैं हिंदू सोशल ऑर्डर से। तो इस तरीके से उन्होंने बातें बताई। अब हम आपको कुछ और बात बताना चाहेंगे कि निर्मल कुमार बोस ने जो बातें तो बहुत सारी बताई हैं जिसमें आपको वर्ण व्यवस्था की बात बताई, है ना? उन्होंने ये भी कहा जो इंडोलॉजी की बात जब कहा तो उन्होंने अब स्मृतियों का भी जो स्मृति होती है ना जो श्रुति परंपरा से स्मृतियाँ लिखी गई मनुस्मृति है, आपने बहुत सारी स्मृतियों का ज़िक्र किया गया होगा, आपको पता होगा। उससे सेक्रेड जो पवित्र सेक्रेड लिटरेचर क्या कहते हैं उसको? पवित्र साहित्य जो वेद है, पुराण है, स्मृतियाँ हैं, ये सब पवित्र साहित्य है, सेक्रेड लिटरेचर है। इनके आधार पे भी कुछ ज्ञान है और जैसे उसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट को भी हम ले लेंगे, जो बुद्धिस्ट लोग हुए, उन्होंने भी कुछ बहुत सारे लिटरेचर लिखे। तो उसके आधार पर जो या आप समझें कि 15वीं शताब्दी में रामचरितमानस है या ये तमाम ऐसे ग्रंथ हैं, जिनमें वर्ण की चर्चा की गई है। और उसमें द्विजातियों की चर्चा की गई है। द्विजातियों का मतलब है कि एक वर्ण पहला व्यक्ति जो है बायोलॉजिकल जन्म लेता है और दूसरा जन्म वो उपनयन संस्कार के बाद ज्ञान का जन्म है। वो जब जब उसका उपनयन हो जाता है तो उसको वो हम ज्ञान का जन्म कहते हैं। तो द्विज जातियाँ कहलाती हैं। द्विज जातियाँ जो यज्ञोपवीत करके ज्ञान के क्षेत्र में आ जाती थी। तो उसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, ये द्विज जातियाँ थीं। अब तो बाद में कालांतर में ये कहा जाने लगा कि केवल जो ब्राह्मण लोग हैं, ऐसा नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये सब द्विज जातियाँ थी। सब लोग यज्ञोपवीत करते थे और यज्ञोपवीत के बाद ये द्विज जातियों की चर्चा होती थी। तो ये इससे 2 वर्ण व्यवस्था का जो प्रारंभ में श स्मृतियों में लिखा गया है कि हिंदू समाज 4 वर्णों में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 3 वर्ण जो हैं वो द्विज हैं यानी उनको ट्वाइस बॉर्न है और शूद्र जो है उसको यह अधिकार नहीं था कि वो ज्ञान की परंपरा में आए, तो वो खाली सेवक और सेवा का काम करता था। तो इस प्रकार से उसको उसका पूरा एक जो प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, वो उसको भी एन के बोस ने अंडरलाइन करके उसको समझाने का प्रयास किया कि ये कैसे हिंदू सोसाइटी का एक विशिष्ट चरित्र बन के आ रहा है वर्ण व्यवस्था के माध्यम से। और उसके बाद वो वर्ण व्यवस्था की व्याख्या कर रहे हैं। और जब हम ये भी देखें कि हाँ, एन के बोस ने कहा कि हिंदू समाज में मुस्लिम रूलर्स का भी
काफ़ी भारतीय समाज के ऊपर प्रभाव पड़ा, जो मुगल शासक यहाँ पर आए और उन्होंने 12वीं शताब्दी के बाद से जो भारतीय समाज के ऊपर अपना प्रभाव डाला, तो उसका प्रभाव उन्होंने कहा कि जो भारतीय समाज में ये जो क्राफ्ट्स हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये जो उसके या टाउनशिप या सिटीज़ में किस प्रकार से ये जो निर्माण करते हैं वस्तुओं का, उसका जो उस या जो गाँव की आर्थिक व्यवस्था है, उसके चलने में क्या-क्या कारक हैं, ये कुछ उसको चलाने में किस प्रकार का योगदान है। तो इन सब के ऊपर मुगलों का या मुगल शासकों का भी प्रभाव देखने में आता है, जिसको निर्मल कुमार बोस जी ने अपने अध्ययन में रेखांकित किया है। अपने अध्ययन में निर्मल कुमार बोस ने बुद्धिज़्म का भी अध्ययन किया। जैसे हमने आपको बताया कि उन्होंने सोशल हिस्ट्री का काफ़ी अध्ययन किया, यानी इतिहास का सामाजिक पक्ष। तो इतिहास के सामाजिक पक्ष में बुद्धिज़्म का भी उन्होंने ज़िक्र किया हिंदू समाज की संरचना को समझने में। दूसरी तरफ उन्होंने हिंदू समाज की संरचना को समझने में 15वीं और 14वीं-15वीं शताब्दी के दौरान आया भक्ति आंदोलन का भी चर्चा किया, जिसमें विशेष रूप से वो चैतन्य महाप्रभु जो की बात का जो भक्ति आंदोलन है और भक्ति आंदोलन में चैतन्य के प्रभाव की बात करी है, वो मिडवल पीरियड में उसको भी उन्होंने रेखांकित किया। तो दीज़ मूवमेंट्स जो थे वो क्या कर रहे थे, वो इन आंदोलनों में जो हायरार्की थी, संस्तरण था और जो जन्म और के आधार पर या जन्म से के आधार पर एस्क्राइब्ड स्टेटस था, उसको वो रिजेक्ट कर रहा था ये आंदोलन। ये कह रहा था कि जो ब्राह्मणों ने जो वर्चस्व बना लिया था, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रही हैं, लेकिन चूँकि अध्ययन में अब निर्मल कुमार बोस के अध्ययन में ये जो भक्ति आंदोलन के दौरान जो हिंदू समाज व्यवस्था में जो चेंजेस के बातें की गई हैं, उसका ज़िक्र करेंगे अगर आप, तो पाएँगे कि कैसे भक्ति आंदोलन ने इन चीज़ों को चैलेंज किया, चुनौती दी और वो भी बोस ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है। तो बोस का जो समझ है हिंदू सामाजिक संरचना को लेकर, वो बड़ी वृहद है और उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की है और हिंदू सोशल स्ट्रक्चर में वो काफ़ी कुछ कवर करते हुए ये कह रहे हैं कि और समझिए कि वो गांधी के पीरियड तक हिंदू सामाजिक व्यवस्था को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपने कार्यकाल में भी यानी 1920, 22, 24 में भी जो हिंदू समाज देखने को मिल रहा है, उसकी भी वो चर्चा कर रहे हैं। तो एक लंबी समझ हिंदू सोशल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, भारतीय हिंदू समाज की संरचना के बारे में वो ये बता रहे हैं। सिविलाइजेशनल व्यू उनका ये है कि कैसे एक हिंदू समाज एक सभ्यता की कहानी है और उसको वो बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको समझना होगा। एक किताब बोस ने लिखी, निर्मल बोस ने, ट्राइबल लाइफ ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने ट्राइबल और नॉन ट्राइबल में भेद किया और उन्होंने ये कहा कि किस तरह से समाज में, हिंदू समाज में या भारत के अंदर भारतीय समाज में कुछ ट्राइबल जीवन के अलग पद्धतियाँ हैं, अलग तरीके हैं, जनजातीय जीवन के और गैर जनजातीय जीवन के अलग पद्धतियाँ हैं, नॉन ट्राइबल की। तो ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल का भेद करना, ये उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू सिविलाइजेशन की डायमेंशन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि कैसे ट्राइबल और नॉन ट्राइबल हिंदू सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपस में इंटरलिंक्ड हैं और किस तरीके से अलग भी हैं और किस तरह से जुड़े भी हैं। तो इस तरीके से उनका जो ये पुस्तक आती है 1970 में, ये किताब ट्राइबल लाइफ इन इंडिया इस बात को स्पष्ट कर रही है कि कैसे ट्राइब्स जो हैं अपने एक विशिष्ट जीवन पद्धति से अपने आप को भिन्न बनाते हैं और दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति के प्रभाव में या हिंदू समाज की संरचना के
चलते हिंदू समाज के विभिन्न धार्मिक या सांस्कृतिक तथ्यों के प्रभाव में वे अपने सांस्कृतिक जीवन को बनाते हैं, ये भी बात वो कह रहे हैं। तो इसलिए उनकी समझ, उनका पर्सपेक्टिव अन्य लोगों से बिल्कुल फ़र्क है और उन्होंने इसीलिए कहा जाता है कि एन.के. बोस का जो समझ है भारतीय हिंदू समाज को लेकर, वो एक सभ्यतागत समझ है, सिविलाइज़ेशनल पर्सपेक्टिव है और उसमें वो इस प्रकार से ये बातें कह रहे हैं। तो ये देखने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि इंडियन सिविलाइजेशन को हम समझने की कोशिश किया उन्होंने। अब दूसरी बात उन्होंने कास्ट सिस्टम की भी करी। कास्ट सिस्टम को समझने के लिए निर्मल बोस जी का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है और कास्ट सिस्टम को समझने के लिए निर्मल कुमार बोस का योगदान इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहले भी बहुत सारे लोगों ने कास्ट सिस्टम को अलग-अलग तरीके से समझा था। अगर आपको याद होगा, जे.एच. हटन ने कास्ट सिस्टम को 1940 और 45 के दौरान आकर ये कहा कि कास्ट क्या है, भारत के अंदर हिंदू समाज व्यवस्था के अंदर जाति व्यवस्था जो है प्योरिटी और पॉल्यूशन के आधार पे है। यानी प्योरिटी का मतलब है शुद्धता, पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण। तो ये शुचिता और प्रदूषण के कॉन्सेप्ट को जोड़कर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण्स जो हैं वो बहुत प्योर कास्ट हैं, वो नॉन पोल्यूटेड हैं और जो लोअर रंग पे यानी निम्न स्तर पे जो लोग हैं वो हैं बहुत पोल्यूटेड कास्ट। तो पोल्यूटेड और प्योर कास्ट के आधार पे हटन ने दिया, लेकिन इधर निर्मल बोस ने इसको अपोज किया। उनका नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने इसको खंडन किया और उनकी समझ के विपरीत है ये बातें। वो ये कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम जो है वो प्योरिटी और पॉल्यूशन के आधार पर नहीं देखा जा सकता। ये वर्ण व्यवस्था जो है, उन्होंने वर्ण और जातियों को अलग-अलग देखा। उन्होंने कहा कि जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था और जातियाँ दैट ऑपरेट्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, एक विशिष्ट दशाओं में ये गाँव के अंदर या क्षेत्रों में ऑपरेट करती हैं, कार्य करती हैं। तो कास्ट को अलग देखा और वर्ण को उन्होंने देखा अलग। वर्ण सिस्टम जो है वो धीरे-धीरे जब कॉम्प्लेक्स होता चला गया, तो इंटरनल प्रोसेस उसके इतने कॉम्प्लेक्स होते चले गए, तो उन्होंने कहा कि ये जो कास्ट है, ये कास्ट का एक अलग और कास्ट को समझने का उनके पास जो काम आया या जो जब उनकी समझ कैसे बनी, जब वो गांधी जी के साथ मिलकर छुआछूत या अनटचेबल्स के ऊपर काम कर रहे थे, तो वो कास्ट को समझने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण किताबें लिखी और इसके कास्ट को समझने के लिए उनकी 3 विशेष कृतियाँ सामने आती हैं। एक है हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन 1941 में जो उनकी किताब है, पतली सी किताब है, आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल है कास्ट इन इंडिया 1951 में उन्होंने लिखा, भारत में जातियां, कास्ट इन इंडिया। और 1958 में एक आर्टिकल है सम एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट इन बंगाल, बंगाल के अंदर जातियों के कुछ पक्ष, सम एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट इन बंगाल, जो 1958 में लिखा। बोस ने ये जो 3-4 चीजें अपनी लिखी, इसमें उनका कास्ट पे यानी जाति पे जो समझ है या जाति व्यवस्था के ऊपर जो समझ है वो सामने आ रही है। और वो ये उनकी जो समझ है उसमें जाति व्यवस्था इकोनॉमिक और यानी आर्थिक और सांस्कृतिक सुरक्षा ये प्रदान करने वाली नॉन कॉम्पिटिटिव और मतलब गैर प्रतिस्पर्धा वाली ये जो गैर प्रतिस्पर्धा वाली जो व्यवस्था है या संगठन है, उसके रूप में जातियां देख रहे हैं वो ये जातियों को वो दूसरे तरीके से देख रहे हैं। मेनली जातियों का जो उनकी समझ है जातियों को लेकर, वो आर्थिक और सांस्कृतिक
सुरक्षा के संदर्भ में है। और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि समाज में, जो हिंदू समाज में जातियों का निर्माण हुआ है, वो मूलतः गाँव में अपनी जाति के लोगों को आर्थिक सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सुरक्षा देने के रूप में एक संगठन के रूप में बना। और ये धीरे-धीरे जातियों के एक संगठन को स्वरूप देती है। इस तरीके से वो जाति की विवेचना कर रहे हैं और जाति व्यवस्था को समझने की बात कर रहे हैं। जाति व्यवस्था को उन्होंने अलग तरीके से देखा। जो उन्होंने कहा, जैसे इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे इंडियन कास्ट सिस्टम के अंदर जो चेंज ओरिएंटेड स्टडी है, उसको बोस ने अपना एक संदर्भ बनाया और ये कहा कि जैसे कॉरपोरेट ग्रुप्स होते हैं, जिनके अंदर स्व निर्मित कानून होते हैं, सेल्फ रेगुलेटेड रूल्स होते हैं, यानी को अपने को अपने को रेगुलेट करने के लिए, अपने को चलाने के लिए वह समूह स्वयं कुछ नियमों की रचना कर लेता है। ऐसी ही जातियां हैं, जातियां भी ऐसे ही संगठन है। और उन संगठनों में, जातीय संगठनों में लोग अपने अपने समूह को चलाने के लिए कुछ स्वयं नियमों का निर्माण कर लेते हैं और वो एक कॉरपोरेट ग्रुप की तरीके से, एक संगठनात्मक समूह की तरीके से कार्य करने लगते हैं। इस रूप में वो जातियों को देख रहे हैं। जैसे उदाहरण अगर आप लें कि जैसे राजा है या टेम्पल है या मठ है, ये राजा है या कोई 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 धार्मिक संस्थान है, मठ है, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपने नियम स्वयं बना लेते हैं और अपने नियमों को अपने ऊपर ही लागू करते हैं, जिससे उनका संगठन मठ हो या धर्म हो या राजा का जो महल और उसका जो तौर तरीके हैं, वो स्वयं अच्छे से चलें। तो उसको उसी तरह वो कहते हैं जातियां भी इसी तरह से हैं। जातियों के में उन्होंने आर्थिक रूप से अपना विकास करने के लिए, अपने कार्य को चलाने के लिए उन्होंने कुछ रूल बना लिए। तो वो विशिष्ट जातियां ऐसे बनती चली गई। और इसको वो इसकी इसके इसमें मेनली वो इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशन की बात कर रहे हैं, कल्चरल डायमेंशन की बात कर रहे हैं। आपको जैसा हमने बताया कि गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे बोस। तो गांधी के विचारों से प्रभावित होने की वजह से गांधी का आर्थिक विचार अगर आप देखें, तो गांधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात कर रहे थे। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का मतलब ये था कि जो आर्थिक व्यवस्था है, वो उसमें जो जिसने बहुत पैसे कमा लिए, जिसके पास बहुत पैसा है, वो ट्रस्ट बना दे। और गांधी ने एक आइडिया दिया बहुत वेल्दी लोगों के, यानी बहुत अमीर लोगों के लिए, जो उनके पास मतलब ऐसी संपदा जिसको वो पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सकते, वो सारी संपदा को उन्होंने कहा कि सबको ट्रस्ट बना देना चाहिए और वो उसका उस ट्रस्ट के माध्यम से वो संपदा, वो धन और जो संपत्ति है, वो सबके बराबर के उपयोग में आ जाए। इस प्रकार से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उन्होंने कहा कि जो जितने अमीर लोग हैं वो अपना एक ट्रस्ट बना दें और ट्रस्ट से कुछ कल्याणकारी कार्य हो। इस तरह की बात से वो चूंकि ये गांधी का विचार था, तो हालांकि ये गांधी का विचार बहुत सार्थक नहीं सिद्ध हुआ, क्योंकि किसी भी गांधी के अनुयायी ने अपना ट्रस्ट नहीं बनाया। और गांधी के कहने पे गांधी ने अपना एक सिद्धांत दिया, विचार दिया, लेकिन भारत में आप देखते हैं कि कोई ट्रस्ट नहीं है कि इस तरह से जो देश की जिम्मेदारी ले ले। सब ट्रस्ट बनाएंगे, वो अपने काम के लिए भले बना दे, लेकिन गांधी का था कि वो राष्ट्र के नाम पर ट्रस्ट बनाए और अपनी जो संपत्ति, एक्स्ट्रा संपत्ति जो जो अर्जित कर ली है, वो सब ट्रस्ट में दान दे दे। ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एनके बोस भी इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से प्रभावित थे और वो ये कहते थे कि नहीं, गांधी का जो डॉक्ट्रिन है ट्रस्टीशिप का, वो एक अच्छा डॉक्ट्रिन है। और उस सिद्धांत के हिसाब से दे मे नॉट पॉजेस ए रूपी मोर देन देयर नेबर्स। वो उनका कहना था कि एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी से ज्यादा धन संपत्ति अर्जित या एकत्रित
नहीं करनी चाहिए। वो अपने पड़ोसी के बराबर ही धन संपत्ति रखे, उससे ज़्यादा हो तो वो ट्रस्ट में दे दे। ये बात थी, लेकिन हुई नहीं, ये बात मानी नहीं गई और एन.के. बोस भी इसके समर्थन में थे, लेकिन आप जानते हैं कि ये बात हुई नहीं, तो इसकी चर्चा करना कोई बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी इतना जानना आवश्यक है कि गांधी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या था और निर्मल कुमार बोस कहाँ तक उससे सहमत थे। अब आती है बात आखिरी में कि निर्मल कुमार बोस जो थे, वो कमिश्नर के रूप में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स में 1967 में अपॉइंट हुए और उन्होंने ये जो भारत के अंदर विभिन्न पिछड़ी जातियां थी, जिनका जिनका आर्थिक सामाजिक विकास नहीं हुआ था और वो सांस्कृतिक रूप में भी पिछड़ गई थी, विभिन्न मुख्य मुख्य धारा के समाज से पिछड़ गई थी, पीछे छूट गई थी, उनका सर्वेक्षण किया। सरकार ने इस कमीशन को ये काम दिया कि आप उन जातियों को चिन्हित करें जो जिनका जिनका क्या कहते हैं, मुख्य धारा से कनेक्ट टूट गया है, वो मुख्य धारा के समाज में नहीं है, पीछे रह गए हैं, उनकी शैक्षणिक जो क्षमता योग्यता है वो पिछड़ गई है, यानी वहाँ पे पढ़ाई लिखाई कम है, ज़्यादा शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए हैं, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी चुनौतियां उन समाजों में है। तो ऐसे तमाम शैक्षणिक स्वास्थ्य संबंधी जो उनका पिछड़ापन है, उन जातियों को, उन जनजातियों को और उन लोगों के को चिन्हित करने का काम कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को दिया गया, जिसमें निर्मल कुमार बोस ने जब कमिश्नर के रूप में संभाला तो उन्होंने ये सर्वे किया और पूरे भारत में ये सर्वे कराने का जो जिम्मा था, सामाजिक आर्थिक दशाओं का अध्ययन करना, सामाजिक सुरक्षा का अध्ययन करना, ये पूरे देश में निर्मल कुमार बोस के नेतृत्व में ये कार्य चला। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है और आप सबको पता होगा कि ये जो नेशनल कमीशन है, यही एक सूची जनरेट करता है कि कौन सी जातियां नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर जनजातियां कहलाएंगी, कौन सी जातियां या कौन से लोग जनजातीय समूहों में लिस्ट किए जाएंगे। इसी को संविधान में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में लिस्ट भी किया गया। तो ये जो काम है, इसमें निर्मल कुमार बोस जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। बोस ने Bose compared the condition of scheduled tribes in India and also those in European countries, यानी जो यूरोप के देश हैं, वहाँ भी जो लोग पिछड़ गए हैं मुख्य धारा से, उनको उन्होंने तुलनात्मक रूप में भारतीय समाज में थे, तो ये देखने की कोशिश की कि वहाँ पर किस तरह से यूरोपीय देशों में पिछड़े हुए लोगों की दशाएँ हैं, आर्थिक, सामाजिक, और यहाँ पर किस तरीके से, इसका भी एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया और ये देखने की कोशिश की कि किस तरह से लोग यहाँ पर हैं और किस तरह से वहाँ पे पिछड़े हुए हैं। तो ये भारतीय समाज में जो हायरार्की है, संस्तरण है, उसके बाद जो स्ट्रैटिफिकेशन है, वो उसका उन्होंने अध्ययन करने के बारे में बताया कि किस तरीके से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को समाज के संस्तरण में कहाँ पर पद मिलता है, सामाजिक पद, किस सामाजिक पद में वो है और उनके साथ क्या-क्या दशाएँ हैं, इसका उन्होंने अध्ययन किया। एंड अंत में हम एक बात ज़रूर बताएँगे कि एन.के. बोस वाज़ वेरी क्रिटिकल, बहुत आलोचक थे किसके? जाति व्यवस्था के। भारत में ये जो जाति व्यवस्था है ब्राह्मणिकल ऑर्डर वाली,
उसके बहुत बड़े आलोचक थे और वो पसंद नहीं करते थे कि ये हो। वो इस और उनके अध्ययन में तो ये कह रहे थे वो कि ये आर्थिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में जातियाँ हैं। लेकिन जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में जातीय संरचना बनी थी, उसको वो पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो भेदभाव दे रही थी। सांस्कृतिक उसमें छुआ-छूत और उसके आधार पे जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य का को भेद किया जाता था, उसके वो समर्थक नहीं थे। तो वो कह लीजिए कि ही वाज़ कमिटेड टू द आइडिया ऑफ इक्वालिटी माने यानी जो समानता का विचार है या सामाजिक न्याय का विचार है, उसके प्रति वो उनका कमिटमेंट था, उनका एक संकल्प था और जिसकी और ये उनको गांधी के दर्शन से या गांधी के सानिध्य में कार्य करने के उपरांत प्राप्त हुआ था और इसलिए वो इस बात को कि हमेशा वो वकालत करते रहे कि भारत में ये जो सामाजिक विभेद है लोगों में और असमानता है, यह दूर होनी चाहिए और यह एक उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भारत के समाज को समझने के लिए था। मैं आप सबका इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ कि आपने एन.के. बोस की दृष्टि में भारत के समाज को समझने का प्रयास किया और निर्मल कुमार बोस का अध्ययन भारतीय समाज और की संरचना को समझने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। धन्यवाद।